Hello, dear friends. Welcome to this platform. Today we'll cover कि कौन कौन सी बेसिक बुक्स हैं, उन बेसिक बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, रिवाइज कैसे करना है। ये बहुत से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत लोगों के एड्रेस नहीं होते हैं और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। हम आज इन बेसिक्स क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी एंड बेसिक बुक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं, विच एनसीईआरटी, है ना। बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें। तो मेरा मानना है कि आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। अगर सरकार ने, आप यही समझिए कि इफ गवर्नमेंट हैज ब्रॉट द न्यू एनसीईआरटी इनटू द मार्केट और इनटू द एजुकेशन सेक्टर, तो गवर्नमेंट को सोच कर लाई होगी, वो पुरानी चीजों को आउटडेटेड समझ रही होगी तो उसको निकाल दिया होगा और कुछ नई चीजों को उसमें ऐड किया गया होगा। तो इसलिए आप नई एनसीईआरटी पे फोकस करें। सेकंड है हाउ टू स्टार्ट एनसीईआरटी। टी एक इसमें ये चीज है कि हाउ टू स्टार्ट एनसीईआरटी, कैसे पढ़ना शुरू करना है, और दूसरा ये कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करना है। तो मेरा मानना है कि अगर आप कोई सी कोचिंग ले रहे हैं तो आपको जो है 11th 12th की एनसीईआरटी सफिशिएंट इनफ है। बट अगर आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आपको जो है स्टैंडर्ड 6 से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी पढ़िए, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं दिखाऊंगा मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाता था उनके, और फिर उसको पढ़िए आगे के बुक्स को, बेसिक बुक्स को। बेसिक बुक्स भी कवर करूंगा, कौन कौन सी बेसिक बुक्स हैं जो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पहले पढ़ना है, फिर बेसिक बुक्स पढ़ना है। एनसीईआरटी में भी सबको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, सारी एनसीईआरटी जो लोग अगर किसी कोचिंग से अटैच्ड है या कोई गाइडेंस है तो वो जो है 11th 12th की एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं और उनको स्टार्टिंग 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर कहीं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी हुई है तो आई थिंक अगर आप कहीं किसी से अटैच्ड हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, तो वहां पे वो डेफिनेशन एनी हाउ कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है विच आर दी बेसिक बुक्स। तो बेसिक बुक्स सबको ही पता है, जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत होता है। तो ये सब आपको कब पढ़ना है, जब आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लिया उसके बाद आता है बेसिक बुक्स। बेसिक बुक्स में पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आता है। ज्योग्राफी में कुछ और नहीं पढ़ना, बस जो एनसीईआरटी पढ़ा वही आपका बेसिक बुक भी है। इकोनॉमिक्स में आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, रमेश सिंह सर की बुक आती है, श्री राम आता है, अब विवेक सिंह सर की बुक आती है, कोई सी भी एक बुक आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आता है, इंस्पेक्टर ने बता दिया है। एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी सफिशिएंट इनफ है। बट पूनम दलाल मैम की एक बुक आई है जो आप देख सकते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए सिंघानिया गुड इनफ है, बहुत अच्छी किताब है। और तो सारी बुक्स कवर्ड हो गई हैं। नेक्स्ट आइडिया हाउ टू रिवाइज। तो रिवाइज कैसे पढ़ करना है मैं इसमें एक बता देता हूं। जैसे मैं क्या करता था कि एक जैसे मैं अपनी पूरी कॉपी के 6-7 पे स्लाइड 6-7 जो है वो कर लेता था, पार्ट में डिवाइड कर लेता था। जैसे कोई कॉपी होगी, कॉपी के 6-7 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो एक पार्ट में मंडे लिखा है, दूसरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे। अब जो मैं मंडे को पढ़ूंगा वो मैं आज मान लो कि मंडे है तो मैं मंडे को लिख लूंगा मैंने क्या क्या पढ़ा। फिर ट्यूसडे को तो हर दिन जो है एक पहला पहला सेक्शन होगा रिवाइज, इसमें रिवाइज। अब जो भी इस दिन पढ़ा उस सबको रिवाइज यहां करूंगा और फिर जो नया पढ़ा लिख लिया। वेंसडे को क्या करूंगा, जो आज का जो नया पूरा पढ़ा वो इस दिन रिवाइज करूंगा और फिर जो भी नया पढ़ूंगा, ऐसे करता जाऊंगा। जब ये अगला मंडे आएगा हमारा, जब ये नेक्स्ट मंडे आएगा तो नेक्स्ट मंडे पे मैं इसको फिर दोबारा सारा पढ़ूंगा। ट्यूसडे आएगा तो इस पूरे को मैं दोबारा पूरा पढ़ूंगा, इसको मैं दोबारा पूरा पढ़ूंगा, इसी तरह सारा पढ़ता जाऊंगा। ये मैं तब तक करूंगा जब तक मैं किसी भी कंटेंट को 8 वीक्स तक ना पढ़ लूं। तो किसी कंटेंट को आप कितनी बार पढ़ रहे हैं, एक उस मंडे को पढ़ रहे हैं, एक उसके अगले दिन रिवाइज कर रहे हैं, एक 8 मंडे तक आप पढ़ रहे हैं, 8 मंडे और एक एक्स्ट्रा। तो 9 बार किसी भी चीज को आपने 9 बार पढ़ लिया। 9 बार पढ़ लिया तो वो याद होना ही है, ठीक है, वो याद हो जाएगा आपको। और मैं क्या करता था, जैसे करंट अफेयर्स है तो ऑब्वियसली जो करंट अफेयर्स आते हैं वो मंथ में एक बार आते हैं, तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप उसको 1 महीने या 10 महीने तक पढ़ते रहे। हो सकता है कि एग्जाम से 2 महीने पहले करंट अफेयर्स का बुकलेट मिले आपको और वो आपको कंप्लीट करना, उसका तरीका क्या है फिर। तो फिर आप क्या करें, उसको रिवाइज करने के लिए मैं क्या करता था कि एक बार पूरा स्टार्टिंग से एंड तक एक बार पढ़ लेता था। जब एक बार स्टार्टिंग से एंड तक एक बार पढ़ लिया मैंने, तो फिर उसके बाद
फिर देखता था कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो नहीं समझ में आए, उसको पहले समझ लेता था, फिर समझने के बाद उसको याद करने की कोशिश करता, एक दो बार पढ़ता था, जब वो याद नहीं हुआ तो फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता था। क्योंकि आप एक चीज को जब पूरे पेज को पढ़ते हैं उसमें चार पांच चीजें ही ऐसी होती है, अगर तो 15 फैक्ट है तो चार पांच फैक्ट ही ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं हो पा रहे होंगे, बाकी 10 फैक्ट इन जनरल याद हो जाता है या पहले आपने कभी पढ़ा होता है। उस 5 फैक्ट को या तो मैं हाथ पे लिख लूंगा या किसी एक पेज पे लिख लूंगा। हाथ पे ऐसे हाथ पेन से लिखता था जो कि जल्दी मिट जाए, रीजन बीइंग कि मुझे पता है जल्दी मिट जाएगा तो मुझे उससे पहले उसको याद करना है। और एक पर्ची रखता था अपने पॉकेट में, वो पर्ची में हमेशा जो है लेके चलता था जब तक वो याद, कि हमेशा खाने समय देख लिया, कहीं और बैठा हूं दोस्तों के साथ तो बात करते करते वो देख लिया तो इस तरीके से मैं उसको देखा करता था। ये है एनसीईआरटी का। मैंने क्या किया था कि कुछ कुछ एनसीईआरटी ऐसी हैं जो 6 से लेकर 10 तक आप हमेशा नहीं पढ़ पाएंगे, तो उन एनसीईआरटी का क्या करना है, उन एनसीईआरटी को जो चैप्टर है उस चैप्टर का एक पेज में नोट्स बना लिया, उसको उस बुक के आगे चिपका दिया, या इस पेज को आप निकाल लिए या उस बुक के आगे लगा दीजिए। अगली बार जब भी एक दो बार जब आप बुक पढ़ते हैं तो जब भी आप दोबारा बुक को पढ़ें, आपको लगता है कुछ ऐसी चीज जो इसमें एडेड नहीं है, आप दोबारा उसको ऐड कर दीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक आप 6 से लेकर 10 की एनसीईआरटी को बार बार नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ चीजों को आप जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत दोबारा पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री दोबारा पढ़ेंगे, सिंघानिया किताब दोबारा पढ़ेंगे, एनवायरमेंट के लिए शंकर आप दोबारा पढ़ लेंगे, बट इसमें हो सकता है जरूरी नहीं कि किताबें दोबारा पढ़ पाए। इसलिए एक शॉर्ट नोट बना लिया दोबारा देखने के लिए, कभी ऐसा देखना हुआ क्या पढ़ा था तो यहां पे आप एक पेज आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। सेम ऐसे ही मैंने बाकी एक पेज एक चैप्टर के मैंने आगे पीछे नोट बना लिए। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है एनसीईआरटी में कि पूरे चैप्टर में आपको ज्यादा काम की चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, आई विल शो यू। देखिए आप पढ़िए, ये लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एक किताब है, उसमें लिखा हुआ एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश देयर आर नंबर ऑफ रॉक शेल्टर्स ऑफ स्टोन एज पीरियड। ठीक है, ये बहुत जेनरिक बात है, इसमें आपको कुछ भी ना काम की ऐसी कोई फैक्चुअल बात नहीं मिल रही है। आगे पढ़ लिए, अर्ली इनहेबिटेंट्स लिव्ड इन नेचुरल केव्स एंड क्रिएटेड फाइन टूल्स एंड फ्लिंट्स एंड एगेट एंड अदर नेचुरल स्टोन्स इन द एरिया। ये भी बहुत जनरल सी बात है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। आप देखेंगे ना जो भी, तो मैंने क्या किया इस पेज में जो भी फैक्ट की बात थी मैंने उसको उठा के यहां पर लिख लिया। इससे फायदा क्या है कि आपने पेज पलटा और आपको दिख गया कि हाँ भाई ये एक काम की चीज है, मैंने ये पढ़ लिया। फिर आप जब ये एक बार देख लिया फिर आपको ये पढ़ने में जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर देंगे, हाँ इसमें कुछ काम की बात नहीं, जो काम की बात है यहां लिखी हुई है। तो इससे आपका क्या होगा, समय बचेगा। सेम मैंने भी यहां जो भी काम की बात थी मैंने उसको उठा के यहां लिख लिया। ध्यान दीजिए मैंने जो है यहाँ फिगर है, फिगर के ऊपर जो कंटेंट लिखा है उसको भी मैंने यहां लिख लिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है फिगर में जो लिखा होता है उसको हम अक्सर भूल जाते हैं, उसको कवर करने का यही तरीका है। ठीक है, सेम यहां जो भी काम की बात लगी उसको उठा के मैंने यहां पे लिख लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक दो चीजें ही मिले, जितनी चीजें मिले काम की। जैसे पूरे पेज को आप देखो मैंने कितना समय बचाया, इस पेज को पढ़ने में अगर मुझे 2-3 मिनट लगता मैंने 1 मिनट में उसको खत्म कर लिया 1 मिनट में नहीं, 20 सेकंड में आपने उस टॉपिक को पूरा। सेम जैसे ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ जो भी यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, ये इस नाम से क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कौन किसका बेटा है या बेटी है जो भी, तो यहां पे मैंने लिख लिया। तो आप अगली बार पढ़ेंगे तो फट से ये आगे बढ़ जाएंगे, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपने फैक्ट लिख लिया है। अब ये एनसीईआरटी है, मेरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें मैंने इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने कैसे कवर किया। देखिए यहां पे मैंने अपने न्यूमोनिक्स बना लिए। न्यूमोनिक्स मतलब क्या होता है, मान लो कि आपने कोई एक न्यूमोनिक्स मतलब होता है कि किसी चीज को याद करने का तरीका आपने बना लिया। ठीक है, कोई कंट्री है तो कंट्री से कौन कौन से स्टेट से लाइन गुजर रही है, उसके स्टार्टिंग वर्ड लेटर निकाल लिए, उन लेटर से एक मैंने वर्ड बना लिया और वो वर्ड याद कर लिया। वो न्यूमोनिक्स होता है, याद करने का तरीका होता है। इन सब में जो भी काम की बातें हैं छोटी छोटी, इन सब में मैं निकाल के लिख लिया। आप देखो यहां पे इससे क्या है कि जब मैं बुक पढ़ने जा रहा हूं तो पढ़ूंगा बार बार जो भी काम, क्योंकि मैं दोबारा लिख लूंगा, पर एग्जाम से जस्ट पहले इतना समय नहीं होगा पूरी किताब पढ़े, तो जो भी चीज साइड में लिखी है उससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ये रिवीजन में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। सेम आप अपना डायग्राम बनाइए, जैसे कहीं पे आपने नेट पे पढ़ा कुछ कि इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, सबसे ईस्ट, फिर यहां पे सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न और सबसे सदर्न। मैंने अपना डायग्राम, देखो मैंने लिखा अपना डायग्राम बना लीजिए। जैसे ये मैंने पहाड़ों के नाम लिख लिए, इनका एक न्यूमोनिक्स यहां पे बना लिया था। ठीक है, तो न्यूमोनिक्स और डायग्राम ये आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्जाम में याद करने के लिए।
सेम न्यूमोनिक्स, मैं बहुत ज्यादा न्यूमोनिक्स पे प्रेफर कर, देखो आप ना जैसे ऐसे कुछ पढ़ा कि भाई कोल्ड डेजर्ट, काराकोरम और करंट ग्रेट हिमालय के बीच में, तो आप एक डायग्राम बना कर लिख लो, क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम जो है आपको याद आ जाता है। आपको भले नाम याद ना है, लेकिन आपको याद है कुछ डायग्राम में कुछ तो लिखा था। ठीक है, देखो इसमें अगर कुछ काम की बात लगी वो भी मैं निकाल के इसमें लिख लिया यहां पे। अब देखो मैंने क्या किया कि अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप बार बार एटलस खोल पाए, आप यही बुक बार बार पढ़ने वाले हैं, तो मैंने क्या किया कि जो भी एटलस में काम की बात मिली मैंने उठा को यहां पे लिख लिया। जैसे मैं आपको न्यूमोनिक से दिखा देता हूं, न्यूमोनिक से कैसे बनाया था मैंने। देखो एम, जैसे यहां पे आप देखोगे तो जो भी पहाड़ के नाम है MNVPN, तो मैंने लिख लिया MN को वेनिला पसंद नहीं है, तो अब याद रहेगा आपको, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लें जब भी बुक को पढ़ें, और जो भी कोई एक्स्ट्रा काम की बात मिले वो भी बुक में ही लिख लें, आप अलग से मत लिखिए। अलग से लिखने में क्या है कि आपको हो सकता है दोबारा मौका मिले ना मिले उस चीज को खोलने का, बट ये बुक तो आप दोबारा खोलेंगे ही खोलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सी, बहुत बार लोग पूछते हैं सर कौन सी बुक में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, तो मैं बता देता हूं। ये बुक का नाम है नितिन सिंघानिया। ठीक है, नितिन सिंघानिया में पहला चैप्टर आपको लिखो, यहां आप देखोगे, लिखोगे जब ध्यान से आप खोलोगे, यहां पूरा होल लिखा हुआ है। होल मतलब पूरी की पूरी बुक पढ़नी है। यहां देखो क्या लिखा है, होल एक्सेप्ट मॉडर्न पेंटिंग, चैप्टर 2 में सारा पढ़ना है एक्सेप्ट दी मॉडर्न पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। नेक्स्ट में देखो, देखो चैप्टर नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि बस इसमें जो है आपको इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बस लोकेशन रटने, कौन से स्टेट में ये पाया जाता है। यूपीएससी में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली यही पूछा जाता है कि ये वाला हैंडीक्राफ्ट किस स्टेट में पाया जाता है। तो मैंने बस इसमें अपने स्टेट याद किए थे। चैप्टर 4 मैंने छोड़ दिया था, लिखा हुआ है नॉट नीडेड, क्योंकि मैंने छोड़ा था। देखो आप ना अपने को खुद आप जज करो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मैंने अपना विजडम यूज किया, मैंने छोड़ दिया। अब कल को आप ये ना कहो कि सर आपने, आपके कहने पे मैंने छोड़ दिया और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और मैं फेल हो गया। ये आपका अपना विजडम है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मुझे जो सही लगा कि एग्जाम का पैटर्न देखते हुए उस पॉइंट पे ये नहीं पढ़ना है, तो मैंने उस चीज को छोड़ दिया। ठीक है, एग्जाम में नहीं आ रहा है तो उसका आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइम का, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आओ आप चैप्टर 6 पे, इसमें लिखा होल इन डिटेल, जैसे यहां तक जो है आपको चैप्टर, यहां तक जो आपके क्लासिकल डांसेस है वहां तक डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद जो है जो भी डांसेस है उसका बस लोकेशन और स्टेट याद रख लेना है। ठीक है, ये गुड इनफ होगा अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर 7, इसमें भी लिखा ओनली, जो इंडियन थिएटर का चैप्टर है इसमें भी लिखा ओनली लोकेशन, बस लोकेशन पढ़ना है। फिर आप आगे आओ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में मैंने फुल चैप्टर पढ़ा था। भले क्वेश्चन नहीं आता इसमें से, बट इतना चैप्टर इजी है कि मैंने छोड़ना सही नहीं समझा, और मुझे लगा क्या पता कभी आ ही जाए, तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड, तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। इंडिया सर्कस चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 मार्शल आर्ट, ओनली लोकेशन, जो भी स्टेट है लोकेशन है उसको याद रखना है। चैप्टर नंबर 11, इसमें है वेरी सारा का सारा A to Z बहुत डिटेल में पढ़ना है इसमें। चैप्टर नंबर 11 को वेरी इंपॉर्टेंट होल लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फिर चैप्टर नंबर 12 लैंग्वेजेस इन इंडिया मैंने छोड़ दिया था। चैप्टर नंबर 13 रिलीजन इन इंडिया, ये भी मैंने छोड़ दिया था। चैप्टर नंबर 14 बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है जैनिज्म बुद्धिज्म से। अब आज ये नेक्स्ट चैप्टर है। अब आपको मैंने ये बता दिया किस किस चैप्टर से क्या पढ़ना है सिंघानिया में। इसके अलावा मैंने सिंघानिया में कुछ भी नहीं पढ़ा था, सारी चीजें छोड़ दी थी, तो जो भी बेसिक चीजें हैं वो मैंने कवर कर दी हैं। इसके बाद मैंने कुछ भी और नहीं पढ़ा था। एक आप उसमें साइंस एंड टेक वाला चैप्टर है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लक्ष्मीकांत। अब मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मीकांत में क्या क्या पढ़ना है। देखिए लक्ष्मीकांत में जो पहला चैप्टर है ये वाला हिस्ट्री बैकग्राउंड, ये आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में कवर हो जाता है, तो इसकी इतनी आवश्यकता है नहीं। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसमें मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये मेंस के हिसाब से मोर इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, कुछ कुछ चीजें इसमें देख लें, सैलिएंट फीचर्स, ये भी मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल, प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरिटरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिटीजनशिप, इसमें ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाकर पढ़ना है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा सिटीजनशिप का, तो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड रट रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे डेट्स हैं, उसके लिए पागल नहीं होना है कि भाई डेट्स कैसे रटना है, नहीं रटना है। ठीक है, ओवरऑल बस जो ब्रॉड डेट्स है बस उसको रट लीजिए, काफी होगा आपके लिए। फंडामेंटल राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
डीपीएसपी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसको आप याद करने के, जैसे डीपीएसपी में क्या है, आप सेक्शन याद, आर्टिकल्स याद कीजिए। इसका रीजन ये है कि देखो फंडामेंटल राइट इतना पढ़ लेते हो कि आपको याद हो जाता सेक्शन, बट डीपीएसपी में सेक्शंस याद नहीं होते क्योंकि लोग याद नहीं करते। पर वो सेक्शन जो है अगर आप जीएस2 में डालेंगे आपके नंबर बढ़ेंगे। जैसे ग्राम सभा, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में है, ठीक है, आर्टिकल 40। बाकी आप देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर का, कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या है, उसको याद कर लीजिए। पूरा आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, किस आर्टिकल में ब्रॉडली क्या लिखा हुआ है, ताकि आप, जैसे कोई क्वेश्चन आया क्योंकि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो सेक्शन आर्टिकल 40 है, उसको आप कोट कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि भाई डीपीएसपी भी इसने कोट किया है। बहुत कम लोग कोट करते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रीलिम्स में हर 1-2 साल में क्वेश्चन आ जाता है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेनली मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्री के लिए भी इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, देखिए अभी जो है इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाता हूं। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट, अभी सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी, जब भी आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं ना, तो इसको वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के चैप्टर के साथ पढ़िए। गवर्नर चैप्टर आगे में है, प्रेसिडेंट पढ़िए, गवर्नर पढ़िए। इससे क्या होगा, आप कंपेयर कर पाएंगे दोनों में। जब आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं तो आगे यहां पे चीफ मिनिस्टर भी पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि भाई पीएम और सीएम के पावर कंपैरिजन आपको पता हो। जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पढ़िए। इससे आपको पता हो कि स्टेट और सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिफरेंस क्या है पावर का। आगे आइए, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। पार्लियामेंट, जब भी आप पार्लियामेंट पढ़ें तो इससे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले चैप्टर जरूर पढ़ें साथ में, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ लीजिए, मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। पार्लियामेंट्री फोरम्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, मतलब नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, अगर एग्जाम के टाइम में हो और हड़बड़ी में हो तो यू कैन स्किप दिस चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। पार्लियामेंट्री ग्रुप सेम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। आप सुप्रीम कोर्ट जब पढ़े तो उसको हाई कोर्ट के साथ में पढ़े, ठीक है। ये जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीआईएल, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं, बट मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीआईएल का उसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि प्रीलिम्स में ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं। गवर्नर का मैंने बता दिया, चीफ मिनिस्टर, इसको आपको किसके साथ पढ़ना है ये सब बता दिया मैंने आपको। अगला ये हाई कोर्ट, ये भी बता दिया सुप्रीम कोर्ट के साथ में पढ़ना है। ये है ट्रिब्यूनल वाला चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको करना ही पड़ेगा। तो जब भी आप कोर्ट वाले चैप्टर पढ़े, जैसे सुप्रीम कोर्ट पढ़ा तो उसमें हाई कोर्ट भी पढ़िए, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी पढ़ लीजिए एक साथ, ताकि एक साथ सारा कवरेज हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है फिर आप कंपेयर कर रहे हैं, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ रहे हैं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में दोबारा जाने देखने के लिए। एक साथ पढ़ लेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी, याद हो जाएंगी चीजें। अगला स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। पंचायती राज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लेसमेंट दोनों के लिए, म्युनिसिपैलिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनियन टेरिटरीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शेड्यूल ट्राइब्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमेशा कुछ ना कुछ आता जाता रहता है इससे। इलेक्शन कमीशन, देखो मैंने क्या किया था, एक बात बता दूं आपको, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, इन सब के लिए मैंने यहां से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनके लिए मैंने क्या किया था मैं वो बता देता हूं आपको। ये सारे चैप्टर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, गुड्स एंड जीएसटी, एनएससी, एनसीएससी, ये सारे चैप्टर्स के लिए मैंने क्या किया था, मैंने ना एक पेज लिया था, पेज पे मैंने लिखा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां पे आप लिख लो इलेक्शन कमीशन, फिर आप लिख लो एनएचआरसी, एसएचआरसी, जो भी है सारे लिख लो, ठीक है। यहां लिखो मेंबर्स, क्राइटेरिया अगर कोई है मेंबर्स का बनने का, ठीक है। फिर यहां पे लिख लो रीअपॉइंटमेंट, क्या हो सकता है उनका। फिर लिख लो इनके पावर्स, आप समझ लो। ऐसे 6-7 जो है आप एक्सेल शीट बना लो अपनी खुद की। इससे क्या फायदा होगा, जब आप पढ़ोगे तो ये 2 पेज में आ जाता है पूरा का पूरा। ये 2 पेज में जब पूरा का पूरा आ गया तो इससे आपका क्या होगा, रिवाइज करने में हेल्प होगा। तो ये चैप्टर्स को ना आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर से कि इसमें ये है कैग की भी पावर मैंने उसी में लिख ली थी, कैग को उसी स्लाइड में बना लिया था। अटॉर्नी जनरल, ये एडवोकेट जनरल, इन सब में लिख लिया। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भी लिख लीजिए, कौन है उनकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। तो इन सब को मैंने इसमें कवर कर लिया था, ठीक है। तो मेरे को रिवाइज करने में मुश्किल से ऑलमोस्ट 10 चैप्टर जो है 10 से 15 मिनट में हो जाया करते थे, क्योंकि मैंने 2-4 बार पढ़ लिया है। तो वो 4-5 एंड में 4-5 मिनट में भी हो जाता था। तो आप सोचो 10 चैप्टर के राउंड जो है आप 4-5 मिनट में खत्म कर दे रहे हो, कितना समय आपका सेव हो गया। ऐसे समय बचाना है अपने को। नीति आयोग ठीक है आप पढ़ सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। एनएचआरसी मैंने बता दिया आपको, उसी में बना लेना है। एनएचआरसी बताया मैंने आपको, उसमें बना लेना है। एसएचआरसी इसको भी आप उसी एक्सेल शीट में बना लोगे।
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उसी में बना लोगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सीवीसी, सबको उसी में बना लेना, उसी एक्सेल शीट में बना लेना है। सीबीआई उसको भी लोकपाल, लोकायुक्त, एनआईए, एनआईए देखो यहां तक, लोकायुक्त तक, लोकपाल लोकायुक्त तक आपको जो है उसी स्लाइड में, उसी आपको जो एक्सेल शीट जो मैंने बताई है आपको, जो आप पेज पे बनाओगे ना, उसमें बना लेना। जैसे इसमें बोल रहा हूं मैं, इस वाले में, इसमें आपको बना लेना है जो भी ये बॉडीज बताई मैंने आपको। अब एनआईए से जो शुरू होता है, एनआईए से आप बस नॉर्मल आप पढ़ाई करना शुरू करो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन इफ यू वांट टू स्किप, यू कैन स्किप दिस चैप्टर। एनआईए, एनडीए में बस एनआईए में एक अमेंडमेंट हुआ था एक्ट में, वो आप देख लेना। फिर इधर आया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, एक बार पढ़ लो, उसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं। पब्लिक सर्विस नहीं पढ़ना है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट नहीं पढ़ना है। स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन क्लासेस नहीं पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज है, बस ये देख लेना कि क्राइटेरिया क्या है स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी बनने का, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। रोल ऑफ रीजनल पार्टी नहीं पढ़ना, इग्नोर कर सकते हो चैप्टर को। फिर उसके बाद जो है अगला आता है आपका रोल ऑफ रीजनल पार्टी नहीं पढ़ना है। इलेक्शंस नहीं पढ़ना है। इलेक्शन लॉज, ये मेंस के लिए बस इंपॉर्टेंट है, बस मेंस के लिए। आरपीए जो है इसमें इलेक्ट्रल रिफॉर्म मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वोटिंग बिहेवियर नहीं पढ़ना है। कोलिशन गवर्नमेंट नहीं पढ़ना है। एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, चैप्टर नंबर 76। उसके बाद से आप आइए, प्रेशर ग्रुप नहीं पढ़ना है। नेशनल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है। फॉरेन पॉलिसी नहीं पढ़ना है। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें चैप्टर नंबर 80 है। इसको बस मेंस के लिए आपको देखना है, मेंस के लिए देखना है, प्रीलिम्स के लिए भी नहीं देखना है इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एनवायरनमेंट पे, ठीक है। एनवायरनमेंट में मैं अभी ये कवर करूंगा कि शंकर से, कि शंकर आईएएस की बुक से कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो है जैसे इकोलॉजी है, तो इसमें जो है ना, मतलब ये डेफिनेशन देख लेना है बस एक बार, और कुछ है नहीं इसमें। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने को नहीं। फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, फूड चेन, ये सब बस चीजें समझने वाली है। कोई डेफिनेशन उसके बाद देख लीजिए, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। इसमें रटने का कुछ नहीं है, यू हैव जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें इतना बैठ के रटिए मत इस चैप्टर को ना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे इसमें टुंड्रा, फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम चैप्टर नंबर 3, तो इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा इसमें रटना पड़ेगा, है ना। इसमें समझने से कुछ होगा नहीं ज्यादा। तो जब भी आप पढ़े ना इस चैप्टर को, जब भी आप पढ़े, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैक्ट्स भी हैं, तो आप नेट पे एक बार उसको देख लें, टुंड्रा कैसा दिखता है, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, एक बार आप नेट पे देख लेंगे थोड़ा सा, और विजुअलाइज हो जाएगा, तो पढ़ने में आसानी होगी। एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी आपको बस बेसिकली समझना है, इसमें कुछ रटने को है नहीं। इसमें भी ये जो चैप्टर है एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, इसमें बस समझना है। जैसे कि हार्मफुल यूट्रोफिकेशन क्या होता है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स क्या होता है, इसमें बस बेसिकली समझना है, बहुत ज्यादा कुछ रटने को नहीं। बस नीचे में थोड़े लॉज हैं, तो उसको आपको जो है देखना पड़ेगा। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। जब सॉइल पॉल्यूशन है, तो इसमें जब भी कोई फैक्ट मिले, तो मैंने तो शंकर आईएएस के बुक के नोट्स बना लिए थे। तो जब मैंने नोट्स बना लिए इस बुक के, तो मेरे को फायदा बहुत हुआ, क्योंकि इसके आप बुक पढ़ोगे जब बुक में, तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। एक पेज में तीन चार फैक्ट्स मिलते हैं, उन सबको मैंने नोट डाउन कर लिया और सबको याद कर लिया था। तो मैं बुक बार बार नहीं पढ़ता था, मैं अगर 4-5 रीडिंग नोट्स की करी तो एक बार फिर बुक पढ़ता था। तो मेरा पूरा नोट्स में 6-7 घंटे में पूरा एनवायरनमेंट मेरा खत्म हो जाता था ऑलमोस्ट। सेम रिन्यूएबल एनर्जी, आपको कॉन्सेप्ट समझना कि भाई हाइड्रो पावर क्या होता है, ऑक्सीजन, ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है, इन सबको बस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। एनवायरमेंटल इश्यूज को आप देख लीजिए, बट इससे क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा, ठीक है। जो करंट में बेसिकली होता है वही क्वेश्चन पूछा। देखिए एनवायरमेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं क्यों कह रहा हूं बहुत ज्यादा नहीं रटना है, क्योंकि बस बेसिक्स को ज्यादा पढ़ना है, इसमें समझ लेना है। इसको समझने के बाद करंट अफेयर्स आएगा, तो जो करंट अफेयर्स आएगा वो एनवायरमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई नई डिजीज आ गई तो वो एनवायरमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ जो ये डिजीज जी में एनवायरमेंटल इशू दिया हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बेसिक जो करंट अफेयर्स है इसको पढ़ के आपको एनवायरमेंट समझ लेना है, कॉन्सेप्ट। एक बार एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए, फिर उसके बाद आप करंट अफेयर्स पढ़िए। मेनली एनवायरमेंट में करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसको भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चेंजेस भी आए थे लॉ में, वो नई वाली बुक में आ गए होंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी रेड बुक, मतलब ठीक है, इतना भी कोई बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला आ जाता है कि इसको आप बस ये देख लीजिएगा, कुछ जैसे एक होता है रेड बुक, पिंक बुक, ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो एक बार आप उस सब बुक्स को देख लीजिएगा कि क्या होता है बेसिकली, बस और ज्यादा कुछ में देखना नहीं है, ठीक है।
इंडियन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, इंडियन रिप्रेजेंटेशन, फौना, फ्लोरा डाइवर्सिटी, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इन सबको बस एक बार पढ़ के समझ लेना है, रट्टा नहीं मारना है बैठ के ना। फिर आप इसको रटने गए तो फिर आप बहुत इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इन सबको रटना नहीं है, बस जैसे ये चैप्टर है एक वन शेड्यूल्ड एनिमल्स ऑफ WPA 161 to 174 है, इसको मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इसमें 200 एनिमल के नाम दिए, मैं सबको बैठ के थोड़ा रटूंगा, जो काम का होगा उसको रट लूंगा, जो करंट अफेयर्स में आएगा उसको रट लूंगा। अब यूपीएससी वो थोड़े पूछेगी 50 साल पहले कौन सा जानवर कहां रहता था, ये पूछेगी अब ये वाला जानवर कहां पे है और किस प्रॉब्लम क्या है और क्या समस्या आ रही है उसको, है ना। जैसे ये वाला चैप्टर भी एनिमल बायोडाइवर्सिटी है कि भाई कौन से मैमल्स जो है क्रिटिकली नहीं करना है यार इसको, कितना हाउ मच यू स्टडी, एक आपकी कैपेसिटी है रटने की, यू कैन नॉट डू ऑल दोस थिंग्स, राइट। आप 200-500 एनिमल्स के नाम नहीं रटना आपको, आप जियोलॉजिस्ट नहीं बनने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी भी आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बस जब भी पढ़े आप चीजों को समझे, जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, इसके हर एक लाइन को समझें आपकी भाई प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को समझना है। सीक्रेट ग्रुप्स इन इंडिया है ऑफ इंडिया, ये नहीं पूछती यूपीएससी। तो जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, इसलिए पहले सिलेबस और पीवाईक्यू देख लेना है। एक बार जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपने देख लिया, आपको पता चल जाएगा कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और कैसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। इसलिए आप कुछ भी उठाकर नहीं पढ़ने लगेंगे, जो दिखा उसको रटने नहीं लग जाएंगे, तो अपना ब्रेन यूज करेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स में चैप्टर है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स में अब आप तो प्रोजेक्ट बनाने वाले थोड़े हैं, आपको नया प्रोजेक्ट तो बनाने जाना नहीं है अभी, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल निटिग्रिटी में हर प्रोजेक्ट को घुस के रट रहे हैं। बस देख लीजिए कि उस प्रोजेक्ट में मोटी मोटी बातें क्या हैं, उसका टारगेट क्या है, कोई स्पेशल टारगेट है क्या, कोई 50% करना चाहता है, कोई 200% करना चाहता है क्या आबादी को, किसी एनिमल के या किसी और लिविंग बीइंग के, तो वो आप एक बार देख लीजिए, बस उतना ही है उसमें। क्लाइमेट चेंज ये तो आप सबको बेसिक, तो यहां से यही मैं कह रहा हूं, जैसे क्लाइमेट चेंज में आप चैप्टर देखोगे तो ग्रीन में देखो ग्लोबल वार्मिंग, जैसे चैप्टर ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, ये सब जो चैप्टर्स हैं, ये जो चीजें कंटेंट है, इसको जो है ना बेसिकली समझना है आपको, रटना नहीं है। इसको आप समझ लिए भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ना, इन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसको आप समझ लिए। एक बार आपने इसको समझ लिया फिर आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर आप जो है करंट अफेयर्स में आएगा उससे आप कर लीजिए। अगला चैप्टर है ओशियन एसिडिफिकेशन, सही है, इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कर लीजिए। ओशियन डिप्लीशन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। अगला है इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ये बहुत मेंस के पर्सपेक्टिव से है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना नहीं है। तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए बस पढ़ रहे हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, बस प्रीलिम्स के लिए भी एग्जाम है मान लो आपका प्रीलिम्स के लिए, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटजी ये भी मेंस के लिए है। इंडियन क्लाइमेट चेंज ये भी मेंस के लिए है। ये जो बहुत सारे जो है ना क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इससे ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज से क्वेश्चन हमेशा ही आ जाते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है, इसको प्री के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख भी दे रहा हूं, प्री चैप्टर है क्लाइमेट चेंज और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं। इसमें पूरा चैप्टर जो है ना, पहला एग्रीकल्चर का चैप्टर पूरा मेंस के लिए है, मेनली समझने के लिए है। प्रीलिम्स के लिए इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। ये जो एक्ट्स है, ये अगला चैप्टर एक्ट्स एंड पॉलिसीज। एक्ट्स एंड पॉलिसीज में पहला कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है एक्ट्स एंड पॉलिसीज। बहुत बार यूपीएससी लेजिस्लेशन पूछ लेती है, एक्ट पूछ लेती है कि इस एक्ट में क्या है, इस पॉलिसी के फायदे क्या है ना, प्रीलिम्स में भी आ जाता है, मेंस में भी आ जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि भाई ये पूछे कि भाई इस पॉलिसी की टारगेट क्या थी, तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स, जैसा आपको मैंने बताया, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बताया वो दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ये इंडियन बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूशन के बारे में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप ना करें। लेकिन जो बहुत पुरानी स्कीम्स है ना, ये बहुत पुराने जो पॉलिसीज हैं, और वो भी अगर इसमें मेजर्स दे रखा है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, जो बहुत पुराने वाले हैं। ये एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने, कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे चैप्टर्स को करना है। जो अगला चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इफेक्ट। ये मेनली जो है आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए
बाकी फिर सारे चैप्टर खत्म हो गए। लास्ट में जो है ना ये रामसर साइट जो अपेंडिक्स दे रखा है, इसमें बहुत सारे रामसर साइट्स और टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है, फिर एनवायरमेंट, फिर एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया, माइक साइट्स, तो ये सब देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिएगा। चलिए खत्म हो गया। फिर अगला आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, स्पेक्ट्रम बहुत मोटा है, क्या करना है, तो मैं उसको बेसिकली ऊपर ऊपर गाइड कर दूंगा कि अभी जो है कौन कौन से चैप्टर्स मैंने किए थे और कौन से मैंने छोड़े थे। ठीक है, ठीक है। ये है सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये नहीं इंपॉर्टेंट है, कोई कहीं नहीं पूछने वाला कि भाई कहां से हिस्ट्री हमने पढ़ाई करी है, ये हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेजर अप्रोचेज है, ये चैप्टर नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आइए चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, कौन से यूरोपियंस कब आए, क्या किया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाइए, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जागीरदारी का कॉन्सेप्ट दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं बता दूंगा। चैप्टर नंबर 5 एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इंडिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर, पढ़ना है प्रीलिम्स में सबके लिए। ठीक है, बट इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना कि भाई एंग्लो मैसूर वॉर ये सब ना पूछा नहीं जाता अब ज्यादा। तो जैसे कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि जो ये है ट्रीटी ऑफ 1760 मीर कासिम वाला, एंड फिर बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, तो ये सब इंपॉर्टेंट है जहां पे ब्रिटिश का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है बेसिकली, वो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो पार्ट्स आप एक बार देख लेंगे, एक बार देख लीजिएगा आप कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पुराने जो क्वेश्चन हैं जैसे कि एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, ये इतना यूपीएससी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और इतना क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो इन पार्ट्स को आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। बट यस, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, इन चैप्टर्स में। ओके, देन अगला आता है राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट दी कंपनी रूल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको करना पड़ेगा कि ये, लेकिन मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी हैं कि कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, पीजन मूवमेंट्स हुए थे, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। चैप्टर नंबर 6 है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 7 है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं। 1857 का रिवॉल्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड यू शुड नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, स्पेशली फॉर एग्जाम्स ऑल्सो। अगला चैप्टर नंबर 8 है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स मेंस में दोनों में, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आ जाइए अ जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सारे बड़े लोग हैं, इन सब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, ज्योतिबा फुले हैं, फिर इसके बाद से गोपाल गणेश अगरकर जी हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सारा इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कवर इट, इसमें कोई सोचना नहीं है कुछ भी। ठीक है, सारे ऑर्गेनाइजेशन लिखे हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, टेंपल एंट्री मूवमेंट, ये सारे चैप्टर नंबर 9 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 10 पे। ठीक है, कि इंडिया के चैप्टर नंबर 10 है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट इसमें आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, साइड में भी बुक के लिख सकते हैं अगर ज्यादा उसमें कंटेंट नहीं है तो। ठीक है, जो रिफॉर्म मूवमेंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट जो भी है। ठीक है, जैसे इसमें चैप्टर नंबर 10 में एक पार्ट है रिफॉर्म मूवमेंट, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। अब अगला है चैप्टर नंबर 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज। इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन नॉट स्किप इट, यू हैव टू स्टडी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था इंडिया इंडिपेंडेंस में, वो आप कंट्रीब्यूशन आपको कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, ये सब फेजेस के बारे में पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। अगला है चैप्टर नंबर 12 एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन नॉट स्किप इट, पढ़ना है पूरा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, लखनऊ सेशन कवर्ड है। ठीक है,
फिर मॉन्टेग्स स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 1917, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, इमरजेंस ऑफ गांधी। इसको आपको ही पता है, आप थोड़ा सा भी इंडिया के बारे में भी जानते हैं, कोई बाहर के लोग रहने वाले तो भी जानते हैं कि अगर इमरजेंस ऑफ गांधी के बारे में कोई डिस्कशन हो रहा तो वो इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एस्पेक्ट में, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट है अगला चैप्टर नंबर 16, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट, सोशल आइडिया, सोशलिस्ट आइडिया, रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट एंड अदर फोर्सेस, इंपॉर्टेंट चैप्टर करना पड़ेगा। साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिन किसी 14 पॉइंट भी हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैन नॉट स्किप इट। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई मूवमेंट से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, तो यू कैन नॉट टेक दिस लाइटली। कराची सेशन, कांग्रेस सेशन सब देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर 20, डिबेट्स ऑन फ्यूचर स्ट्रेटेजी फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेहरू का इसमें विजन क्या था, नेहरू जी का ऑपोजिशन क्या था, ये सब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ये चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट दिया हुआ है कि एक पक्ष का ये कहना था मूवमेंट ऐसे चलेगा, दूसरे पक्ष का ये कहना था मूवमेंट ऐसे चलेगा, और फिर एक किस पाथ मूवमेंट चला, ये पूरा इसमें कवर्ड है, ये आपको देखना ही पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 21 में है कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें देखना आपकी कांग्रेस ने कैसे कुछ समय तक रूल किया था बहुत सारे प्रोविंसेस में, तो उस समय कैसे काम किया गया था, क्या क्या इश्यूज थे उस काम में, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, दोनों में ही पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है नेशनलिस्ट रिस्पॉन्सेज इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी, जैसे कि गांधी और बोस का जो डिफरेंस था, गांधी और बोस जी का जो डिफरेंसेस थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, वो भी कवर्ड है। इसमें हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशन है, इंपॉर्टेंट है, उसमें पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस जी का क्या व्यू था, क्यों रिजाइन किया उन्होंने, क्या समस्या रही, ठीक है। और फिर अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस चैप्टर के, ये आपको चैप्टर अच्छे से करना पड़ेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑब्वियसली डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड दी एनआईए, इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चैप्टर 22 23 दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 24 पे। चैप्टर नंबर 24 में है पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है कि आईएनए में जो एजिटेशन हुआ था आईएनए के लिए, ठीक है, उसको आपको कवर करना पड़ेगा। बहुत सारे अपसर्जेस लिखे हुए वो भी कवर करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग की क्या परफॉर्मेंस है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अब ये चैप्टर जो है इंडियन हिस्ट्री के पार्टीशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली न्यू रखता है ये चैप्टर कि इंडिया का पार्टीशन कैसे हुआ, ठीक है। तो उस चीज पे जैसे मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस क्या था वो भी बहुत कुछ डिसाइड करता है आगे, ठीक है। ठीक, चैप्टर नंबर 24 अपन ने किया अभी, ठीक है। चैप्टर नंबर 24 में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन ये आया था, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी इंडियन हिस्ट्री में, जिसकी वजह से इंडिया का जो आगे कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको देखना पड़ेगा। वेबल ब्रेकडाउन प्लान है, वो एक बॉक्स लिखा हुआ है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा वेबल ब्रेकडाउन प्लान क्या है। इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर करना पड़ेगा, सारे एस्पेक्ट कवर करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं अपन जो चैप्टर नंबर 1 और 1, 2, 3 में जो कुछ एक्ट्स थे जो लिखे हुए थे कि चार्टर एक्ट क्या होता है, तो वो जो पार्ट जो छूट गया था, मैंने कहा था पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत में कवर नहीं करेंगे, वो आप यहां पे कवर करेंगे। वही एस्पेक्ट जो है यहां पे कवर्ड है चैप्टर, जैसे चार्टर एक्ट 1793, 1813, ये सब आप पॉलिटी में छोड़ रहे हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो बहुत सारे वाइसरॉयज का क्या क्या रोल रहा है इंडिया में, वो भी आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। डेवलपमेंट जुडिशियरी का रोल इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू कवर इट, ठीक है। टीम, इसमें एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 27, ठीक है, सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। बेसिकली इस चैप्टर को अगर आप चाहे तो इस चैप्टर को अगर आप छोड़ भी देंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज कि ये इसमें कोई फैक्चुअल बात नहीं है आपके प्रीलिम्स के लिए। यू कैन यूज दिस एस्पेक्ट इन मेंस बट प्रीलिम्स के लिए इट विल नॉट बी वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज इसमें कोई फैक्ट बातें नहीं लिखी होंगी। बट एक बार इस चैप्टर के थ्रू जरूर जाए, इफ यू फाइंड एनी फैक्ट विच यू फाइंड यूजफुल फॉर प्रीलिम्स,
जस्ट नोट इट डाउन। बस एक दो क्वेश्चन भी अगर इससे बन जाता है तो अगर वो आ जाता है तो फिर आप उसको कवर कर पाएंगे, बट मेनली इट्स फॉर मेंस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको पास टाइम नहीं है तो इस चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंस के लिए खासकर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि भाई ट्रेड कैसे होता था, इंडिया की डिपेंडेंसी कैसे बढ़ गई, इंडिया वो कैसे इंडिया खजाना कैसे लूटा गया, ये इस चैप्टर में है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के लिए। समय नहीं है प्रीलिम्स के लिए, यू कैन स्किप इट, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में जरूर पढ़ ले। जब भी मैं कहता हूं कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं प्रीलिम्स के लिए। एक बार आप पढ़ लेंगे, उसमें कुछ काम की बात लगी आप लिख लेंगे, फिर अगली बार आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी बहुत कम बातें होंगी काम की, वो आपने लिख ली है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर प्रीलिम्स और मेंस दोनों। पीजन मूवमेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर करना पड़ेगा, कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। फिर अगला आता है द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, चैप्टर में 32 द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में दोनों के लिए। बहुत बार पूछा जाता है कि वर्किंग क्लास का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसे किया है, वो आप कवर कर सकते हैं। बहुत बार इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस बने, ठीक है, वो भी आप जैसे पूछ लेगा, प्रीलिम से पूछ लेगा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को किसने बनाया, ठीक है, AITUC को कौन लीड कर रहा था, ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या क्या कंटेंट था, फिर आप मेरठ कॉन्स्पिरेसी वो क्या है, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपसे पूछी जा सकती हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछी जा सकती हैं। मेनली प्रीलिम्स के लिए है ये चैप्टर, ठीक है। चैलेंजेस बिफोर न्यू बॉर्न इंडिया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मेंस के लिए बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो चैप्टर है, चैप्टर में यूनिट 10 शुरू होता है, यूनिट 10 जो है चैप्टर में 33, 34, ये सारे चैप्टर जो है ये बस मेंस के लिए पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मेंस के लिए भी बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है, यूपीएससी इतना इन डेप्थ नहीं पूछती है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसको थोड़ा लाइटली लेना है चैप्टर्स को। देखो ये है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, चैप्टर नंबर 35, ठीक है। चैप्टर नंबर ये हम पॉलिटी में कवर कर चुके हैं, तो इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ नेशनल फॉरेन पॉलिसी, इंपॉर्टेंट चैप्टर बट फॉर मेंस, नॉट फॉर प्रीलिम्स। अब ये है चैप्टर नंबर 37 फर्स्ट जनरल इलेक्शन, इसको आप स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, मेंस के लिए एक बार देख सकते हैं, बट उसमें भी आपको ज्यादा कुछ काम का नहीं मिलेगा। ये बाकी चैप्टर नॉट सो इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप इट, इतना कुछ नहीं है, इसमें कुछ ऐसा कुछ पढ़ने को नहीं है चैप्टर, बाकी सारे मेंस के पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहते हैं। वो मेंस में एक बात यह है कि मेंस के में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा, जितना समय आप लगा रहे हो उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो उसके बाद का इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में मतलब एक बार आप पढ़ लें, मेंस के लिए पढ़ लें, प्रीलिम्स के लिए ना पढ़ें, और फिर मेंस के लिए उसको रिवाइज कर लें एक दो बार। बहुत बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है उतना, जो ब्रिटिश एरा का जो पूछा जाता है हिस्ट्री, उतना इसमें नहीं पूछा जाता है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का, ठीक है। ये खत्म हो गया, अगला आ जाता है ज्योग्राफी हमारा चैप्टर, ठीक है। ज्योग्राफी में हम एक एक करके चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है, आपको कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं बनना है कि भाई ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन को क्यों हम जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है द ओरिजिन ऑफ इंडिया, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, नॉट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन स्किप इट, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ नहीं इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लें, देखो जब भी बोलूंगी इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट एक बार देख लें, आपको अपनी संतुष्टि हो जाए कि भाई ये काम का नहीं है, देन उसको स्किप करें, ठीक है, किसी कहने पे स्किप ना करें। मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं कब किया, जब मैंने इसको एक दो बार पढ़ लिया तब नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए मैं जब भी कहता हूं कि इसको नहीं करना है तो उसको पढ़ ले, फिर उसके बाद दोबारा ना करें, तिबारा ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको बार बार किए जा रहे हैं, तो उससे आपका समय खराब होगा और वो काम भी नहीं आएगा, ठीक है। मैंने एक बार पढ़ने के बाद डिसाइड किया, आप भी मेरे कहने पे एक बार पढ़ने के बाद डिसाइड करके, अच्छा सर ने भी कहा था कि नहीं करना है और मुझे भी लगता है नहीं करना है। चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इंपॉर्टेंट है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मिनरल एंड रॉक्स इंपॉर्टेंट, जियोमॉर्फिक प्रोसेस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, रटे नहीं इस चैप्टर को, जियोमॉर्फिक प्रोसेस को रट के नहीं बनेगा, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना पड़ेगा इसको। लैंड रिफॉर्म्स रटना पड़ेगा, है ना,
रटना पड़ेगा। तो क्या किया था, बहुत सारे टर्म्स है लैंड रिफॉर्म्स में, उन टर्म्स को मैंने एक पेज पे लिख लिया था, और मैं पेज देखता था, सोचता था कि ये क्या क्या है, मतलब उनको फिगर आउट करता जाता था, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। जो मेरे को समझ नहीं आता था मैं उसको व्हाट्सएप गूगल कर लेता था। गूगल इमेज में जरूर देख लीजिए, एक बार आपने गूगल इमेज देख लिया, आपको इमेज की क्लैरिटी हो जाती है कि लैंड रिफॉर्म कौन सा क्या होता है। ठीक है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंटेंट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, रट्टा नहीं मारना है चैप्टर को। जैसे मैंने बोला कि भाई जियोमॉर्फिक में आपको समझना है, लैंड रिफॉर्म में रट्टा मारना है, ये आपको बता रहा हूं मैं। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में भी आपको रटना ही है बेसिकली। ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, इस चैप्टर की एकदम बारीकी को समझे, क्योंकि सारा सर्कुलेशन सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो आप जब तक इसको नहीं समझेंगे आपको आगे की चीज समझ में नहीं आएंगी। वाटर इन दी एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो इसमें एक बार पढ़ लें, समझ लें, और रटने को ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। वर्ल्ड क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। वाटर, अगला है चैप्टर नंबर, एक मिनट, आई जस्ट रब दिस। नेक्स्ट चैप्टर है वाटर ओशियंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ओशियन वाटर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लाइफ ऑन दी अर्थ, चैप्टर नंबर 15 एंड 16, नॉट इंपॉर्टेंट, इन इंपॉर्टेंट चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 है लाइफ ऑन दी अर्थ, एंड चैप्टर नंबर 16 है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, एक बार आप जरूर पढ़ लें, कुछ काम का रखे तो लिख लें, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं काम का। चलिए नेक्स्ट, ये दोनों एनसीईआरटीज हैं, ये जो ब्लू वाली एनसीईआरटी है ना, फिजिकल वाली, फिजिकल एनसीईआरटी जो है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ये। तो फिजिकल एनसीईआरटी की दो एनसीईआरटी है, दोनों ब्लू कलर के कवर में है, वो दोनों को ही मैं बता रहा हूं कि इन दोनों को मेनली कवर करना है। ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझसे चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं हो पाती, तो ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने बेसिकली छोड़ दिया था। बेसिकली मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस किया था, उसी पे मैं अपना ज्योग्राफी खेलता था पूरा। इंडिया, लोकेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। क्लाइमेट में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस कुछ कुछ क्लाइमेट के बारे में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लाइमेट का कैसे फिनोमिना होता है, वो फिनोमिना आप समझ लें। ठीक है, कुछ नहीं आया तो यूट्यूब पे जरूर देख लें, कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पे सर्च करें, उसको समझ लें, फिर आगे बढ़े। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना पड़ेगा, सॉइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ आपको काम का मिलेगा नहीं। तो आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना जब बुक, तो कोई सब जो कंटेंट पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसको कर लीजिए, दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू। ठीक है, और बाकी अपेंडिक्सेस है, ये नॉट सो इंपॉर्टेंट, आप इसको मतलब इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस कवर्स दी होल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो। सारा खत्म कर दिया, सारे बेसिक बुक्स को मैंने खत्म कर दिया, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, रिवाइज करना है, ये सारा कवर हो चुका है। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एवरीबॉडी।